वो साल था 1911। भारत की आजादी का संघर्ष जारी था। उसी साल अंग्रेजों ने अपनी उदारता का परिचय दिया था जब ब्रिटेन के बादशाह जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी के साथ भारत के दौरे पर आए थे। उनका यह दौरा भारत के लिए खास था क्योंकि उस दौरे में उन्होंने भारत के सबसे बड़े राज्य बंगाल के विभाजन पर रोक लगा दी थी और साथ ही उड़ीसा को एक अलग राज्य का दर्जा भी दिला दिया था। खैर, ये घटनाएं अभी आपको एक बहुत साधारण लगेंगी, लेकिन उस समय ये भारत की आजादी के लिए बहुत जरूरी थी। लेकिन हम बात बंगाल की नहीं करने वाले, बल्कि बंगाल के एक ऐसे इंसान की करने वाले हैं जिनके ऊपर उसी जॉर्ज पंचम के दौरे के दौरान देश से गद्दारी या कह ले अंग्रेजों की चापलूसी करने का आरोप लगाया गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर की, जिन्होंने इसी जॉर्ज पंचम के स्वागत में भारत का राष्ट्रगान पढ़ा था। तो क्या सच में भारत का राष्ट्रगान असल में अंग्रेजों की चापलूसी करने के लिए लिखा गया था, या फिर इस पूरी बात के पीछे कोई और ही कहानी है? आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। भारत के राष्ट्रगान की बात करें तो ये ओरिजिनली बांग्ला भाषा में लिखी हुई एक कविता है जिसे टैगोर ने 1911 में लिखा था और 27 सितंबर 1911 को पहली बार उसी कांग्रेस के अधिवेशन में पढ़ा जिसमें जॉर्ज पंचम शामिल थे। उस वक्त उन्होंने जन गण मन को भारत भाग्य विधाता का नाम दिया था। लेकिन यहीं पर एक रोचक बात और हो गई जिसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए। उसी अधिवेशन में एक कवि जिनका नाम रामभुज चौधरी था, उन्होंने जॉर्ज को एड्रेस करते हुए उनकी तारीफ में कविता पढ़ी जिसका टाइटल था बादशाह हमारा। चूंकि उस वक्त चौधरी साहब को कोई नहीं जानता था और रविंद्रनाथ टैगोर पूरी दुनिया में पहचाने जाते थे, इसलिए अगले दिन जो अखबार छपे उनमें कुछ ने जानबूझकर टैगोर को बदनाम करने के लिए और कुछ ने उन बदनाम करने वाले अखबारों की नकल करने में ये खबर छाप दी कि टैगोर ने जॉर्ज पंचम की शान में कविता पढ़ी जिसका नाम भारत भाग्य विधाता है, जिसका मतलब है जो भारत के भाग्य का भगवान हो। और इन अखबारों ने रामभुज चौधरी की बात को दबा दिया। यही कारण बना कि पूरे देश में ये बात फैल गई कि टैगोर जो आजीवन अंग्रेजों का विरोध करते रहे, उन्होंने अंग्रेजों की चापलूसी क्यों की, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी। क्योंकि उस सेमिनार में, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, कि जॉर्ज पंचम की तारीफ असल में किसी और ने की थी, लेकिन उसका सारा क्रेडिट टैगोर को मिला। इस अफवाह पर लोगों को भरोसा इसलिए भी होने लगा था क्योंकि 1913 में ही रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज दे दिया गया, जिस अंग्रेजी सत्ता के करीबियों ने एक प्रोपोगेंडा के तहत ये कहकर प्रचारित किया कि टैगोर को नोबेल सिर्फ इसीलिए मिला क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों की चापलूसी की थी। लेकिन जब इस मुद्दे को लेकर टैगोर से सवाल किए जाने लगे तो उन्होंने 1912 में साफ साफ ये समझाया कि उनकी कविता, जिसमें लोग भारत भाग्य विधाता का मतलब अंग्रेजों से निकाल रहे हैं, वो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत भाग्य विधाता के केवल दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो हमारे देश की जनता या फिर सर्वशक्तिमान ऊपर वाला। कोई अंग्रेज या अंग्रेजी शासक कभी भी इस देश का भाग्य विधाता नहीं हो सकता। टैगोर ने इसे खारिज करते हुए साल 1939 में एक लेटर पब्लिक करके अपने ऊपर लगे उन सभी आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों को जवाब देना अपनी बेइज्जती समझूंगा जो मुझे इस मूर्खता के लायक समझते हैं। दोस्तों, ये बात तो हो गई भारत भाग्य विधाता से जुड़ी कंट्रोवर्सी की, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतनी कंट्रोवर्सी के बाद भी इसी भारत भाग्य विधाता कविता से हमारा जन गण मन, या कह लें कि भारत का राष्ट्रगान क्यों लिया गया? तो दोस्तों, इसकी कहानी भी काफी रोचक है। टैगोर ने कभी भी अपने लिखे इस गीत को राष्ट्रगान के रूप में नहीं देखा था और ना ही उन्होंने इसे राष्ट्रगान कहा था। आपको बताएं कि टैगोर का जो गीत है वो असल में 5 स्टैंजास से मिलकर बना हुआ है, जिसका सिर्फ एक स्टैंजा ही हमारा राष्ट्रगान है। लेकिन अगर हम इस पूरे गीत को पढ़ लें तो उन्होंने अपनी बात को साफ साफ करते हुए इसके आखिर में लिखा है, निद्रो भारतो जागे, जिसका मतलब था अब सोता हुआ भारत जाग गया है। ये लाइन इसलिए भी खास है क्योंकि इस लाइन का इस्तेमाल नेहरू ने अपनी आजादी के भाषण में किया था। लेकिन इस गीत को राष्ट्रगान बनाने का श्रेय असल में सुभाष चंद्र बोस को जाता है। अब आप कहेंगे इस कहानी में सुभाष जी कहां से आ गए?
तो दोस्तों, ये बात सबको पता है कि सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस में बिल्कुल नहीं पटती थी, और ये गीत भी एक तरह से कांग्रेस का एक गीत था, क्योंकि टैगोर कांग्रेस और गांधी के सपोर्ट में थे, जबकि सुभाष को ना तो कभी कांग्रेस सही लगी, ना ही गांधी की नीति। इसलिए जब सुभाष ने इस गीत को राष्ट्रगान कहा तो लोग हैरान थे। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की एक महिला मंत्री, जिन्होंने जन गण मन को पहले सुन रखा था, वो उसे गुनगुना रही थी। तभी बोस ने इस गीत को सुना और उन्हें ये गीत इतना पसंद आ गया कि उन्होंने अपनी आर्मी के लिए इसे एंथम बना दिया। नेताजी को लगने लगा कि जन गण मन ही वो गीत है जो अपने बोलों के साथ भारत की डाइवर्सिटी को एक साथ बांधने का काम करता है। इस गीत के बोल हर भारतवासी को आपस में जोड़ने का काम कर सकते हैं। इसी कारण उन्होंने सबसे पहले बंगला में लिखे इस गीत को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए इसका हिंदी ट्रांसलेशन करवाया, जिसके बाद इस गीत को सब सुख चैन नाम से जाना जाने लगा। और उसकी धुन, जिसे टैगोर ने पहले ही बना दी थी, उसी पर 1942 में पहली बार इंडो जर्मन सोसाइटी की स्थापना पर सुभाष चंद्र बोस ने इसे गवाया और उसे आजाद भारत का राष्ट्रगान कहा। लेकिन इसके बाद भी देश करीब 5 सालों तक गुलाम रहा। इन सब विवादों और घटनाओं के बाद जब संविधान में भारत के तमाम प्रतीकों जैसे राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत को लिखा जाने लगा, तो सबसे पहले सवाल यही था कि आखिर देश का राष्ट्रगान क्या होगा। अब जब राष्ट्रगान के क्राइटेरिया को देखा जाने लगा तो उसमें ये बात शामिल थी कि गान ऐसा होना चाहिए जो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता हो और जिसकी धुन इतनी आसान हो कि जिसे खराब से खराब गाने वाला भी इंसान बड़ी आसानी से गा पाए। तभी नेहरू ने अपने प्रतिद्वंदी यानी सुभाष की इस बात को ज्यादा तरजीह दी, जिसमें उन्होंने जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान माना था, ये कहते हुए कि इसकी धुन तो इतनी यूनिक है जिसे सिर्फ बजाकर ही राष्ट्रगान को प्रेजेंट किया जा सकता है। इस तरह से सुभाष चंद्र बोस द्वारा माना गया राष्ट्रगान जन गण मन भारत का राष्ट्रगान बना और उसे भारत के संविधान में भी मेंशन किया गया। इस गाने की अगर हम सबसे बड़ी खासियत देखें तो हम पाएंगे इसमें राष्ट्र के नाम पर दूसरों को मारने काटने की बातें नहीं थी, जो कि भारत की, बुद्ध की, कबीर की और सबसे ज्यादा महात्मा गांधी की संकल्पना थी। इस गान में सिर्फ भारत अपनी समृद्धि और सभ्यता को दुनिया के सामने प्रेजेंट करता हुआ नजर आता है। दोस्तों, आपने भी राष्ट्रगान से जुड़ी बहुत सी फेक न्यूज को वायरल होते हुए देखा होगा, लेकिन उसकी सच्चाई पूरी तरह से कुछ और ही है। अगर आपके पास भी राष्ट्रगान से जुड़ी कोई रोचक जानकारी है तो हमारे साथ शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।